हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का आज ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि केवल इसमें एक ही टॉपिक बचा हुआ लास्ट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो वो आज हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो इस बार के एकेडमिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि साइक्लोट्रॉन नहीं आ रहा है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एकेडमिक में आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या फाइंड करता है, कहाँ यूज़ है। तो सिंपल सा हमें पता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं हम इसे, और जो क्या करता है, डिटेक्ट या स्मॉल करंट को मेजर करता है, ठीक है, डिटेक्ट या स्मॉल करंट को मेजर करता है। और ये आपको पता है स्कूल लैब में मिल जाएगा। आपको स्कूल की लैब में जाओगे तो आप देखोगे वहाँ 3 टाइप के मीटर मिलेंगे आपको, ठीक है। एक पे लिखा होगा बी वोल्ट मीटर, एक होगा ए लिखा हुआ जिस पर एम मीटर, और एक होगा जिस पर जी लिखा होगा, ठीक है, वो होता है गैल्वेनोमीटर। तो वही होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सिंपल सा मतलब एक डिवाइस है जो क्या करती है कि स्मॉल करंट को डिटेक्ट करती है या फिर स्मॉल करंट को मेजर करती है, ठीक है। ज़्यादा बड़े करंट को मेजर नहीं करते। आप सोचने लगो 10 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसे करंट को मेजर नहीं करती है, मिली एम्पियर में करंट को मेजर करती है। तो आज हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे और इसमें पढ़ेंगे हम क्या क्या चीज़ है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आज का टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? तो सिंपल सा मतलब है कि ये हम बोल सकते हैं इट इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट which can detect or measure small current। ठीक है, क्या है, ये एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, विच कैन डिटेक्ट्स और मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, एक बहुत छोटे करंट को मेजर कर सकता है, ठीक है, एक बहुत डिवाइस है ये। तो हम देखते हैं कि कैसे वर्क करता है, क्या होता है। तो इसका काम तो ये हो गया भाई, करंट को मेजर करना है। फिर इसका हम पढ़ेंगे कि भाई प्रिंसिपल क्या है इसका, कैसे वर्क करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है सिंपल सा कि व्हेन a coil of number of turns place in a magnetic field it will experience a force, और वो फोर्स क्या होती है? टॉर्क, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि एक नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसका नाम होता है टॉर्क। और टॉर्क का क्या काम होता है? टॉर्क का काम होता है टू रोटेट द कॉइल। टॉर्क होता है टू रोटेट द कॉइल, ठीक है। टॉर्क का वर्क होता है किसी भी कॉइल को रोटेट कराना, तो वही चीज़ है। तो वही प्रिंसिपल काम करता है यहाँ पर भी कि व्हेन अ कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स प्लेस इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स और टॉर्क, ठीक है। तो
अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। काम क्या करना है, इसे करंट मेजर करना है। तो देखिए इसका पहले हम डायग्राम बना लें, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है हमें। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं हम इसका। देखिए ऐसे कॉइल होती है एक, जिसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर। यहाँ पर एक स्प्रिंग होगी, ठीक है, एक स्प्रिंग, स्प्रिंग से लगा देंगे आगे टर्मिनल। यहाँ पर होंगे दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये आपके दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो गए, हॉर्सशू मैग्नेट जैसे बोलते हैं हम। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके बीच में एक हम सिलेंड्रिकल, ठीक है, एक सिलेंडर रख देते हैं, जिसका काम होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज़्यादा अपनी तरफ स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये रियलिटी में क्या होता है कि हम जो ये कॉइल है, हम इसको एक सिलेंडर के ऊपर ही, ठीक है, लपेट लेते हैं। तो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेंगे सॉफ्ट आयरन का और उसको ऊपर लपेटेंगे, ठीक है। उसको हम बताएंगे कि उससे क्या होगा कि ज़्यादा वो के सॉफ्ट आयरन क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, वो ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। भाई इन दोनों में से जितनी फील्ड लाइंस हैं ऐसे जाएंगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल पे आए, तो ऐसे हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐसे, और यहाँ पर एक लगी होगी निडल पिन, जिससे हम रीडिंग को मेजर करते हैं, ठीक है। ये टॉरिजन, ये हेयर स्प्रिंग, ये आपके मैग्नेट, ये टोरिजन सपोर्ट करने वाले, और ये जो वायर है ये रेक्टेंगुलर कॉइल है आपकी, ठीक है। यहाँ पर ये आपके ब्रास, और या ये ब्रास का भी हो सकता है मेटेलिक, ठीक है। ये फास्फोरस या ब्रॉन्ज के बनाते हैं हम, और ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम होता है, तो डायग्राम हमें बनाना है, ठीक है। ये मीटर्स होता है जहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए वर्किंग क्या होती है इसकी, अगर वर्किंग की बात करें हम, क्या करना है हमें कि व्हेन a small current flow in a coil, ठीक है। जब एक स्मॉल करंट को हम इस कॉइल में फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करना वो ही करंट है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। आ रहा है समझ में भाई, करंट कौन सा मेजर करेंगे, जो इसमें फ्लो कराएंगे। तो हम जिस वैल्यू जी, मतलब जो वैल्यू है करंट की, उस करंट को हम इस फ्लो कराते हैं और उसे फिर मेजर करते हैं कि कितना करंट है, ठीक है। तो वर्किंग व्हेन अ स्मॉल करंट फ्लो इन अ कॉइल, तो आपको पता है कि इसमें क्या आ जाएगा, इसमें टॉर्क आएगा, भाई मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो इट एक्सपीरियंस टॉर्क, और टॉर्क का क्या काम है, इट ट्राई टू रोटेट इट, इट ट्राई टू रोटेट इट, यानी वो क्या करेगी, इसे रोटेट करा देगी, ठीक है। तो रोटेट करा देगी इसे, तो वही हमें अब रोटेट होने से क्या होगा कि जैसे ये रोटेट होगी, तुम्हें पता है कि इस स्प्रिंग में क्या होगा, इस स्प्रिंग में भी रोटेशन आ जाएगा, स्प्रिंग गेट ट्विस्ट, भाई स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगी। और स्प्रिंग के अंदर क्या लगा हुआ है हमारा, स्प्रिंग के अंदर एक पिन होल्डर, ठीक है, पेन, एक मतलब पिन लगी हुई है जो इस रीडिंग पर चलेगी, और जैसे ही ये इधर जितना ट्विस्ट होगी हम रीडिंग को मेजर कर लेंगे, भाई इतनी रीडिंग मेजर हो गई है। तो स्प्रिंग गेट ट्विस्ट एंड
slide to meter scale and we get वैल्यू ऑफ करंट, यानी हम करंट की अमाउंट को फाइंड कर लेंगे। तो बहुत सिंपल सा टर्म्स है, ठीक है। तो हमें जो भी करंट हमने इसमें सेंड मतलब भेजा है उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो हम इसमें करंट को करेंगे, हम देखेंगे इसमें कितना डिफ्लेक्शन आया। वो डिफ्लेक्शन आने से स्प्रिंग ट्विस्ट होगी, स्प्रिंग ट्विस्ट होने से वो इस मीटर पर चलेगी और मीटर पर चलने से हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका लॉजिक है। अब आपको पता है कि टॉर्क, तो हमने पढ़ा है रेक्टेंगुलर कॉइल में टॉर्क क्या होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पिछली वीडियो को चेक करके आए, वहाँ से देखें कि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो टॉर्क होता है इस टाइप में, टॉर्क वो होता है टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ठीक है, NIAB साइन थीटा, ठीक है। तो देखें क्या क्या चीज़ होती है। तो टाउ जो होता है वो टॉर्क होता है, एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, एन होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, आई होता है करंट, अमाउंट ऑफ करंट, ए होता है एरिया, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। आप ए और बी के बीच का एंगल मान सकते हैं उसे। और अगर बात देखें तो मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का भी एंगल होता है ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में भी निकाल लेते हैं हम इसे। तो एंगल थीटा क्या है, ए एंड बी, क्योंकि ए बी देखिए मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो मैग्नेटिक डायपोल के मोमेंट में निकालेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो करंट लूप होता है दिस विल बिहेव एज ए मैग्नेट, दिस विल बिहेव एज ए मैग्नेट। तो करंट लूप भी मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, और जब मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा तो उसमें दो पोल हो जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। वो हमने पढ़ा है फेस रूल से। तो वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, तो वहाँ से मैग्नेटिक डायपोल निकाल लेते हैं, M=IA। तो ये कंसेप्ट है यहाँ तक। तो टॉर्क ये हो गया, टॉर्क इजिकल टू NIAB साइन थीटा, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई का अमाउंट ऑफ करंट, ए एरिया ऑफ कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल ऑफ बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है कि भाई कैसे निकालते हैं। तो देखिए आगे समझते हैं इससे थोड़ा सा और। यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अब देखिए जैसे ही, अब इसमें क्या आ गया, टॉर्क आ गया। अब जैसे ही इसमें टॉर्क आएगा तो ये कोई रोटेट होगी, ठीक है। तो रोटेटिंग होने से इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी आएगा। तो देखिए ये जो टॉर्क है आपका, टॉर्क इक्वल टू रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है भाई, आपको पता है कि जब ये कॉइल यहां से रोटेट होगी ऐसे करके, किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो होने के कारण टॉर्क आ गया, तो ये रोटेट होगी। अब ऐसे ऐसे ये रोटेट होती जाएगी, ट्विस्ट होती चली जाएगी, ठीक है, ट्विस्ट होगी धीरे धीरे, इसमें आएगी ट्विस्ट। अब लेकिन आपको पता है कि ये भाई जितना इसमें टॉर्क आया उतना ही ट्विस्ट हो गया। वो ट्विस्ट क्या करेगा, वो इसको वापस इसको अपनी ही शेप में लाने की कोशिश करेगा इस तरह से। भाई हमने कोई भी स्प्रिंग होती है आपने देखा है, इसको हम ऐसे 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 करके ऐसे कर दें तो फिर वो क्या, अगर हम उसको छोड़ दें वहाँ से करंट हटा दें तो क्या होगा, वापस ही अपनी ही शेप में लाने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब है टॉर्क किसके इक्वल होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क के ऊपर। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, जो इस स्प्रिंग में किसके कारण आया, उस टॉर्क के कारण आ गया, ठीक है, जिससे उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क आया इस टॉर्क के कारण। तो हम लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू, जो टाउ है हमारा वो रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल है। और रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क को हम मान लेते हैं K5। रीस्टोरिंग टॉर्क को होता है K5, K इज द टोरिनल कांस्टेंट, ठीक है, टोरिनल कांस्टेंट है, और फाई इज द एंगल, रोटेशन का एंगल, ठीक है। भाई ये जो टॉर्क है ये डिपेंड करेगा इस एंगल पर, सिंपल सा मतलब आ रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू K5, ठीक है। टाउ की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से हम, NIAB साइन थीटा इज इक्वल टू K5, सो I इज इक्वल टू K5 बाय
एन ए बी साइन थीटा। क्लियर? तो I इक्वल्स टू के एन ए बी साइन थीटा। अब देखिए इन टर्म्स को हम ले लेते हैं यहां से। अब मैक्सिमम को देखें तो साइन थीटा मैक्सिमम होता है 91 हो जाएगा। तो K कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, A एरिया कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो सीधा सीधा जो I है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फाई पर। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा ट्विस्ट। भाई जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ही ज़्यादा एंगल ट्विस्ट होगा, उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा। तो I सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई पर। ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क अब इसका जो एंगल जितना ही रोटेशन हो जाएगा, यानी जितना करंट देंगे उतना ही रोटेशन हो जाएगा, उतनी ही वैल्यू को वो फाइंड कर लेगा। क्लियर हुआ? अब इसमें रोल किसका होता है? तो एक तो इसमें देखिए रोल होता है, अब तुम्हें पता है कि एक तो इसमें रोल होगा रेडियल फील्ड का। ठीक है, रेडियल फील्ड वर्ड्स आएगा। रेडियल फील्ड्स क्या होता है इसमें? रेडियल फील्ड्स क्या है? रेडियल फील्ड्स देखो मैंने बताया कि तुम्हें भाई ये मान लीजिए आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, अब इसके बीच में मैंने आपको बताया था कि हम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रख लेते, सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल। अब ये हम इस चीज़ को जो देख रहे हैं ये ऐसे मान लीजिए कि हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो टॉप व्यू से हमें ऐसे ही लगेगा भाई ये दो मैग्नेट है, ये आपकी सिलेंड्रिकल है, तो हमें ऐसा लगेगा। और इसके ऊपर ही होती हैं ऐसे वायरों को हम लपेट देते हैं इसमें। तो देखिए इससे क्या होगा, एक तो ये सॉफ्ट आयरन और एरिया वेक्टर, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी सब ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्रॉस करके जाएंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करके जाएंगी। जब इससे करेंगी तो उसका रेडियल फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसीलिए लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोज हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं बाहर से निकल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें टोरिजन आएगा। ज़्यादा ट्विस्ट करेगी तो सिंपल सा है कि मेजर जो वैल्यू है वो हमारी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। तो इसको हम रेडियल फील्ड बोलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका सिंपल है कि हम ये जो रखते हैं इसको हम ब्रास का ले लेते हैं। ठीक है, ब्रास का, क्योंकि ब्रास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक तो ये ब्रास का ले लेते हैं। और ये जो वायर होती है हमारी, आपको पता है कॉपर इंसुलेटेड वायर होती है। ठीक है, तो ये ब्रास और ये कॉपर इंसुलेटेड वायर है हमारी। तो ब्रास के होने की वजह से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल हो जाएंगी। ठीक है, इनसाइड आ जाएंगी। तो एक तो हमें ये हो गया आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई, एक हमें रेडियल फील्ड पता चल गया। एक होती है करंट सेंसिटिविटी। तो करंट्स की सेंसिटिविटी देखते हैं हम किस पर डिपेंड करेगी। देखिए यहां पर देखते हैं करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि भाई हमें ऐसा गैल्वेनोमीटर चाहिए जो स्मॉल करंट फ्लो कराएं और ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे, या फिर ज़्यादा करंट फ्लो कराएं और स्मॉल डिफ्लेक्शन दे। सेंसिटिव का मतलब समझ रहे हो, सेंसिटिव तो थोड़े से ज़्यादा ऐसा होना चाहिए। तो सेंसिटिव का मतलब होता है हम स्मॉल करंट कराएं और डिफ्लेक्शन हमें ज़्यादा आए। तो ऐसा ही होता है करंट सेंसिटिविटी का रोल्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आई जो है वो डिपेंड कर रहा है के फाई बाय एन ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये टर्म तो आपको पता है कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, फाई अपॉन साइन थीटा पर, फाई अपॉन साइन थीटा। अब देखिए आई जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा आपका ये होगा एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। अब लेकिन ये साइन थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर भाई साइन थीटा भी है। तो साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 90 यानी 1। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 1, तो हमारा जो आई है वो डायरेक्टली किस पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 5 पर। तो ये होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा जो रोटेशन का एंगल है इसका वो साइन कितना हो जाना चाहिए 90। तो 90 पर हम देखेंगे कि करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, भाई जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा फाई आ जाएगा। तो सिंपल है ये करंट सेंसिटिविटी है। अगर वोल्टेज भी निकालें तो हम वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं। भाई बी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, बी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, और देखिए बी को वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो वोल्टेज, एक वोल्टेज का भी टर्म्स होता है इसमें, वोल्टेज भी पढ़ लेते हैं।
वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज आप जानते हैं V, तो V इज इक्वल टू के फाई अपॉन एन ए बी, V इज इक्वल टू आई आर। अब हमें निकालना है इसके सेंसिटिविटी, तो 5/V इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर, ठीक है, एन ए बी अपॉन के आर। तो यहाँ पर सिंपल सा ये टर्म्स कांस्टेंट है, इसका मतलब बी आई आर यानी आर पर डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा ये 1/R, ठीक है, 1/R पर डिपेंड कर रहा है, यानी आर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस हमें पता है भाई, रेजिस्टेंस कैसे कम कर सकते हैं हम भाई, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम थिक वायर ले लें भाई, रेजिस्टेंस का तो हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पर डिपेंड करता है, तो एरिया, तो ऐसे ही करें कि हम वायर को क्या कर लें, थिक कर लें, थिक करेंगे भाई, एरिया बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, यहाँ एरिया बढ़ाते चले जाओगे तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। तो हमें रेजिस्टेंस कम करना है क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो वायर कैसी लें, वायर को हम थिक ले लें, ठीक है, थिक वायर यूज करेंगे तो इससे हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी थिक वायर यूज कर लेंगे। करंट सेंसिटिविटी की आपको बता ही दिया कि एंगल कितना ले लें, एंगल 90 ले लें, तो ये हमारा ये साइन थीटा हट जाएगा, साइन थीटा हट जाएगा तो करंट डिपेंड्स करेगा उसके रोटेशन पर, सीधा सीधा डायरेक्ट रोटेशन पर आ जाएगा। रेडियल फील्ड बढ़ाने के लिए हमें पता है कि हम इसको ब्रास वगैरह का सिलेंडर लेते हैं ताकि फेरोमैग्नेटिक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आ जाए। और करंट आपको समझ में आ रहा है कि डिपेंड करता है इसके रोटेशन पर, रोटेशनल टॉर्क, और ये वो जो टॉर्क होता है वो करता है इसके रीस्टोरिंग टॉर्क पर डिपेंड, ठीक है। तो ये 3-4 टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, और इस बार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं बोर्ड में आने के। तो क्या है कि एक डिवाइस थी, ठीक है, जो क्या करती है, डिटेक्ट करती है, मेजर कर सकती है, और कैसा करती है, मिली एम्पियर में, ठीक है। आपने देखी होगी वो डिवाइस मिली एम्पियर में करंट मेजर करती हैं, ठीक है, ज़्यादा करंट को मेजर नहीं करती, स्मॉल डिवाइस है। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, प्रिंसिपल बता ही दिया टॉर्क, तो आप इसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज करने के बाद आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये था आज का ये लेक्चर, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट लेक्चर था, हमने बोला ही था। और आपने देखा भी है कि हमने 6 चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, EMI, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो EMI का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, और इसी के साथ ही हम एक नेक्स्ट चैप्टर और स्टार्ट करेंगे, इसमें देखते हैं 5th करेंगे या फिर AC भी स्टार्ट करें। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, पढ़े और स्टडी करते रहें। ऑल द बेस्ट।